आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो ह्यूमन हिस्ट्री को बिल्कुल नए तरीके से समझाती है। किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, और इसके ऑथर हैं युवल नोआ हरारी। ये किताब एक सफ़र है जो हमें इंसानी इतिहास के हजारों सालों की यात्रा पर ले जाती है। इस सफ़र में हम देखते हैं कि कैसे एक आम से प्राणी होमो सेपियंस दुनिया के सबसे पावरफुल और डोमिनेंट स्पीसीज बन गए। हरारी ने सेपियंस को लिखते वक्त इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखा है। हम अक्सर इतिहास को तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों के रूप में देखते हैं, लेकिन हरारी ने इस किताब में इंसानों के विकास को समझने के लिए बहुत यूनिक अप्रोच लिया है। ये किताब सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती, बल्कि डीपर क्वेश्चंस पूछती है। हम कैसे ऐसे बन गए, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी दुनिया कैसे इवॉल्व हुई। युवल नोआ हरारी एक इजरायली हिस्टोरियन और प्रोफेसर हैं जो मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री और ह्यूमन इवोल्यूशन पर काम करते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है और उनके रिसर्च का मेन फोकस ये है कि कैसे हमारी स्पीसीज यानी होमो सेपियंस इतनी तेज तरक्की कर गई। हरारी का इंटरेस्ट सिर्फ हिस्ट्री में नहीं है, वो फ्यूचर और प्रेजेंट को भी समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी अप्रोच काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें वो हिस्ट्री के साथ साथ साइंस, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। हरारी एक हिस्टोरियन होने के साथ एक फिलोसोफर भी हैं। वो सिर्फ हमारी पास्ट अचीवमेंट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो आज के समय के चैलेंजिंग सवालों का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे, क्या हम आज ज़्यादा खुश हैं जितना हज़ारों साल पहले थे? क्या टेक्नोलॉजी और साइंस से हमारे जीवन में असली सुख और शांति आई है? इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हरारी हमारे पास्ट पर रोशनी डालते हैं। सेपियंस की खासियत ये है कि ये हमारे एग्जिस्टेंस के हर पहलू को एक्सप्लोर करती है। ये किताब हमारे 2.5 मिलियन साल पुराने पास्ट को लेकर आज तक के प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर को कनेक्ट करती है। हरारी इस किताब में 3 बड़े रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं: कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इन तीनों रिवॉल्यूशंस के जरिए वो बताते हैं कि इंसान का विकास कैसे हुआ, कैसे हमने अपनी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे हम आगे जाकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यह किताब इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि हरारी सिर्फ हिस्ट्री के घटनाओं को नहीं गिनाते, बल्कि वो उन घटनाओं के पीछे के कारण को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब वो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो समझाते हैं कि कैसे लैंग्वेज और इमेजिनेशन ने हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाया। जब वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो ये सवाल पेश करते हैं कि क्या खेती ने इंसान की जिंदगी आसान बनाई या उसको और मुश्किल। इन्हीं वजह से सेपियंस एक हिस्ट्री की किताब होने के साथ साथ एक फिलोसॉफिकल जर्नी भी बन जाती है। हरारी की एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एकदम सिंपल और समझने लायक भाषा में पेश करते हैं। अगर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन और हिस्ट्री समझनी मुश्किल लगती है तो हरारी इससे एक इंगेजिंग कहानी बना देते हैं। आपको लगेगा कि आप एक हिस्ट्री क्लास नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन का हिस्सा हैं। इस किताब का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है अपनी पोजीशन समझने का। हरारी कहते हैं कि हम यानी होमो सेपियंस दुनिया के किंग तो बन गए हैं, लेकिन इसके साथ हमने अपने इन्वायरमेंट, बाकी प्राणियों और अपने फ्यूचर के लिए कई मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। यह किताब सिर्फ पास्ट की बात नहीं करती, बल्कि आज के दुनिया के प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को डीपर और फ्रेश नजरिए से समझना चाहते हैं तो सेपियंस आपके लिए एक मस्ट रीड है। हरारी की ये किताब आपको बताती है कि हम किस तरीके से इतनी दूर आए हैं और अब हम कहां जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से। सेपियंस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन ने होमो सेपियंस को एक आम जानवर से दुनिया का सबसे पावरफुल प्राणी बना दिया। ये रिवॉल्यूशन 70,000 से 30,000 साल पहले के पीरियड में हुआ।
जब इंसानों के दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव आए जो पहले कभी किसी और प्राणी में नहीं देखे गए थे। इस बदलाव को ही हरारी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सोच, इमेजिनेशन और समझने की शक्ति में एक ऐसा इवोल्यूशनरी जंप आया जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब है सोचने, समझने और बात करने की ताकत में एक अचानक बदलाव। यह समय था जब ह्यूमंस ने पहली बार लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स आइडिया को दूसरे ह्यूमंस के साथ शेयर करना शुरू किया। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं थी, बल्कि इसने इंसानों को एक नई शक्ति दी, इमेजिनेशन के जरिए इंसान सिर्फ ये नहीं सोच सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि वो फ्यूचर की कल्पना भी कर सकता था, कहानियां सोच सकता था और नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाने लगा। ये सब शुरुआत थी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की। जब तक ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इंसान एक आम जानवर था जो बाकी प्राणियों की तरह ही जीता था। हमारा शिकार करने का तरीका भी बाकी जानवरों से ज्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ावा दिया, हमने नए नए आइडियाज, टूल्स और स्ट्रेटजीज डेवलप करने शुरू कर दी। इसने हमें एक इवोल्यूशनरी एज दिया जो बाकी प्राणियों के पास नहीं था। हरारी बताते हैं कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा उपहार था लैंग्वेज। हर जानवर किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करता है, लेकिन होमो सेपियंस की लैंग्वेज अलग थी। हम सिर्फ बेसिक जरूरतें नहीं बताते थे, हम कहानियां सुना सकते थे। ये कहानियां फैक्चुअल भी हो सकती थी और इमेजिनेटिव भी। ह्यूमंस ने अब्स्ट्रैक्ट चीजों जैसे भगवान, देश और कानून को क्रिएट किया। ये सब सिर्फ कहानियां थी, लेकिन उन कहानियों ने हमें एक होने की शक्ति दी। इमेजिनेशन के बिना हम सिविलाइजेशन नहीं बना पाते। हरारी कहते हैं कि इंसानों की खासियत ये थी कि हम अपने इमेजिनेशन के जरिए बड़े ग्रुप्स में कोऑपरेट कर सकते थे। ये कोऑपरेशन एक बड़ी स्केल पर हो सकता था, जबकि बाकी प्राणी छोटे ग्रुप्स तक सीमित थे। जैसे बीज या चिम्स के ग्रुप्स में एक सर्टेन लिमिट होती है, लेकिन इंसान अपनी इमेजिनेशन की शक्ति के जरिए अनजाने लोगों के साथ भी काम कर सकता था। ये कैसे होता है? कॉमन स्टोरीज और बिलीफ के जरिए। हम सब एक ही कहानी पर विश्वास करते थे, जैसे एक भगवान, एक किंग या एक रूल। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हमें जोड़ कर रखते थे। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद होमो सेपियंस की सोशल स्ट्रक्चर में भी बड़े चेंजेस आए। सबसे पहला बदलाव ये था कि इंसान बड़े ग्रुप्स में रहने लगा। जब हमने सोचने और कम्युनिकेट करने का नया तरीका डेवलप किया, तो हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने लगे। यही वजह थी कि हमने बाकी प्राणियों के मुकाबले अपने ग्रुप्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज करना सीखा। आज जो हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं, जैसे देश, शहर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है। हरारी बताते हैं कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद इंसान के पास सोशल फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो किसी और प्राणी के पास नहीं थी। एक और बड़ा बदलाव था टेक्नोलॉजी का विकास। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने इंसानों को नए नए टूल्स बनाने में मदद की। लैंग्वेज के जरिए इंसान ने अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाया और फिर मिलकर नए टूल्स और टेक्निक्स का विकास किया। इस समय के टूल्स के एग्जाम्पल्स में स्टोन टूल्स, फायर को कंट्रोल करना और पहले वेपन्स का विकास शामिल है। ये सारी चीजें इंसान को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगी। इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना शुरू किया, अपने आसपास के जानवरों को कंट्रोल करना शुरू किया और धीरे धीरे इंसान दुनिया का डोमिनेंट स्पीशीज बन गया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव ये था कि ह्यूमंस ने अपनी दुनिया को डोमिनेट करना शुरू किया। यह रिवॉल्यूशन से पहले हम अपनी सर्वाइवल के लिए बाकी जानवरों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन इसके बाद हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने लगे। हमने नए नए तरीके ढूंढे ताकि हम ज्यादा खाना उगा सकें और अपनी प्रोटेक्शन के लिए नए वेपन्स बनाए। हरारी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं होमो सेपियंस के और निएंडरथाल्स के बीच का। निएंडरथाल्स भी हमारे ही जैसे जानवर थे, लेकिन उनका एक्सटिंक्शन हो गया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद होमो सेपियंस का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जबकि निएंडरथाल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में सीमित रहे। इस वजह से जब रिसोर्सेज की कमी हुई तो होमो सेपियंस ने अपने कोऑपरेशन और
कम्युनिकेशन की शक्ति का यूज करके ज्यादा एफिशिएंटली सर्वाइव किया और निएंडरथैल्स को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा। यही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था। हमें दूसरे प्राणियों पर एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला जिसमें हमने रिसोर्सेज के लिए उनका कंपटीशन खत्म कर दिया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमें बाकी प्राणियों से अलग इसलिए बनाया क्योंकि हमने अपनी सोच को बियॉन्ड बेसिक नीड्स इवॉल्व किया। हरारी ये बताते हैं कि बाकी जानवर अपनी बेसिक नीड्स के हिसाब से जीते हैं, जैसे खाना ढूंढना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी स्पीसीज को बढ़ावा देना। लेकिन होमो सेपियंस ने सोचने की शक्ति के जरिए अपनी दुनिया को नए तरीके से देखा। अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो बाकी प्राणियों के कंपैरिजन में ह्यूमंस की सोच एक नेक्स्ट लेवल पर थी। ह्यूमंस ने अपने आसपास की दुनिया के बेसिक रूल्स को समझने की शक्ति डेवलप की। ये बस सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि कैसे नए आइडियाज बनाए जा सकते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं और कैसे हम नए तरीके से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में था। इस वजह से हमने सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर्स का विकास किया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने इंसान को दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्राणी बनाया। इसने हमें अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाने और अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का पावर दिया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद ह्यूमन हिस्ट्री में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसी रिवॉल्यूशन थी जिसने हमारी सोसाइटी, हमारा जीवन और पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल दिया। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से ह्यूमंस ने अपनी जिंदगी के तरीके में एक ड्रेस्टिक चेंज किया। हंटर गैदरर्स से जो जंगल में घूमो और जो मिले उस पर गुजारा करो के लाइफस्टाइल से निकलकर ह्यूमंस एक जगह सेटल होने लगे और खुद अपना खाना उगाने लगे। पर इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इतना सिंपल नहीं था। इस ट्रांजिशन के साथ साथ ह्यूमंस ने नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का मतलब है वो पीरियड जब ह्यूमंस ने जंगल में घूमकर खाना ढूंढने के बजाय एक जगह पर सेटल होकर फार्मिंग शुरू की। ये करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब लोग समझने लगे कि पेड़ पौधों को किस तरह से उगाया जा सकता है और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना कैसे संभव है। हंटर गैदरर लाइफ में इंसान अपने आहार के लिए प्रकृति पर निर्भर था। जो फ्रूट्स, नट्स और एनिमल्स मिले वही खाया जाता था। लेकिन जैसे ही फार्मिंग का आइडिया सामने आया, इंसान अपने खाने को कंट्रोल करने लगा। एग्रीकल्चर का मतलब ये था कि ह्यूमंस ने पहली बार अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना सीखा और हम जंगल में घूमकर खाना ढूंढने के बजाय अपनी जमीन पर क्रॉप्स उगाने लगे। ह्यूमंस ने सीड्स को प्लांट करना, क्रॉप्स को पानी देना और हार्वेस्ट करना सीखा। इसका फायदा ये था कि अब हमारे पास एक रिलायबल फूड सोर्स था और हमें रोज खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। हंटर गैदरर लाइफ में इंसान कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता था। उसका जीवन डिपेंडेंट था कि एक एरिया में रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं। जब रिसोर्सेस कम पड़ जाते तो लोग दूसरी जगह चले जाते, यानी हंटर गैदरर सोसाइटीज ज्यादा मोबाइल और छोटी होती थी। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया, ह्यूमंस ने एक जगह सेटल होना शुरू किया। परमानेंट सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट इसी पीरियड से आया। फार्मिंग का एक बेनिफिट ये था कि अब इंसान को बार बार जगह बदलने की जरूरत नहीं थी। क्रॉप साइकिल के अनुसार ह्यूमंस ने अपने जीवन का पैटर्न सेट कर दिया। हार्वेस्ट सीजन के दौरान क्रॉप्स को उगाया जाता और फिर उसको स्टोर करके बाकी साल के लिए खाना इकट्ठा किया जाता। यह सबसे पहली बार था जब ह्यूमंस ने फूड का सरप्लस बनाना शुरू किया। सरप्लस फूड का मतलब था कि कुछ लोग फार्मिंग के अलावा दूसरे काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे कि टूल्स बनाना, पॉटरीज बनाना या नए इन्वेंशंस करना। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेशलाइजेशन का विकास हुआ। पर इस ट्रांजिशन के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। हंटर गैदरर सोसाइटीज में ह्यूमंस ज्यादा फिजिकली एक्टिव और डाइवर्स डाइट पर रहते थे, लेकिन एग्रीकल्चर ने उन्हें एक ही जगह और एक स्पेसिफिक डाइट तक सीमित कर दिया। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने इंसानों की जिंदगी को बदल तो दिया, लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। एग्रीकल्चर के कुछ फायदे थे, जैसे ह्यूमंस को एक जगह बेस बनाने का मौका मिला, जिसमें बड़े बड़े शहर और विलेजेस का विकास शुरू हुआ।
जब ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाने लगी तो इंसानों के पास फूड का सरप्लस होने लगा। इससे आने वाले टफ टाइम्स के लिए फूड स्टोर किया जा सकता था। जब फूड सरप्लस में होने लगा तो सबको फार्मिंग करने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से लोग अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने लगे, जैसे पॉटरी, वीविंग, मेटल वर्किंग, etc। इससे सिविलाइजेशन का विकास हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर के कुछ नुकसान भी थे जो हंटर गैदरर लाइफ में नहीं थे। जब इंसान एक जगह सेटल होने लगा तो उसने अपनी जमीन को एक एसेट की तरह देखना शुरू किया। इसने प्रॉपर्टी और वेल्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब लोग जमीन के लिए लड़ने लगे और जमीन की ओनरशिप से ही सोशल हायरार्कीज और इनइक्वालिटी शुरू हुई। जब इंसान एक जगह सेटल होने लगा और बड़े ग्रुप्स में रहने लगा तो डिजीजेस का भी विकास हुआ। पहले हंटर गैदरर ग्रुप्स छोटे होते थे जिसमें डिजीजेस ज्यादा नहीं फैलती थी, लेकिन सेटल्ड सोसाइटीज में लोगों के पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे और एक जगह पर ज्यादा लोग रहने से डिजीजेस को फैलने का मौका मिला। एग्रीकल्चर ने इंसानों के डाइट को स्पेसिफिक क्रॉप्स तक सीमित कर दिया। पहले ह्यूमंस का डाइट डाइवर्स होता था, फ्रूट्स, मीट्स, नट्स, बेरीज, etc। लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज में लोग एक या दो क्रॉप्स पर डिपेंडेंट हो गए, जैसे वीट, बार्ली या राइस। इससे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ। हरारी का एक बोल्ड क्लेम यह है कि फार्मिंग ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट फ्रॉड था। यह स्टेटमेंट सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम आज फार्मिंग को एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन हरारी ये आर्गू करते हैं कि फार्मिंग ने ह्यूमंस को एक ट्रैप में डाल दिया। पहले हंटर गैदरर्स के पास ज्यादा फ्रीडम थी, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ नेचुरल बैलेंस में रहते थे। उनकी डाइट डाइवर्स और हेल्दी थी और उनका जीवन ज्यादा एक्टिव था। लेकिन जैसे ही ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की, वो जमीन के गुलाम बन गए। ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हरारी कहते हैं कि फार्मिंग ने ह्यूमंस का जीवन आसान बनाने के बजाय उन्हें हार्ड लेबर के एक साइकिल में डाल दिया। फार्मिंग का दूसरा ड्रॉबैक था सोशल इनइक्वालिटी। जब जमीन का कॉन्सेप्ट आया तो कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी और कुछ के पास बिल्कुल नहीं थे। इस वजह से सोसाइटी में रिच और पुअर का गैप आना शुरू हुआ। पहले हंटर गैदरर्स में ऐसा नहीं था, लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज में जमीन और रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों के पास सीमित हो गया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद एक एवरेज ह्यूमंस का जीवन काफी बदल गया। हंटर गैदरर लाइफ में इंसान नेचुरल इन्वायरमेंट में सरवाइव करता था, लेकिन फार्मिंग के बाद इंसान का जीवन जमीन और क्रॉप्स के आसपास घूमने लगा। पहले लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने और ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने पर था। पहले ह्यूमंस एक मोबाइल लाइफ जीते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद एक जगह पर बस जाना जरूरी हो गया। इससे विलेजेस और सिटीज का विकास हुआ, जिसमें इंसान एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहने लगा। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के साथ साथ नए प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डिजीजेस और इनइक्वालिटी। एक टिपिकल फार्मर का दिन हार्ड लेबर से भरपूर होता था। उसे अपने क्रॉप्स की देखभाल करनी होती थी, उन्हें पानी देना, वीड्स को हटाना और फिर हार्वेस्ट करना होता था। यह सब काम फिजिकली डिमांडिंग था, लेकिन इंसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि अब वो अपनी क्रॉप्स पर डिपेंडेंट था। इस तरह एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने इंसानों की जिंदगी को परमानेंटली बदल दिया। इसने हमें एक जगह सेटल होने का मौका तो दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसे ट्रैप में डाल दिया जिसमें हम अपने रिसोर्सेज के लिए मेहनत करते रहे और नए सोशल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद इंसानों की सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल गया था, लेकिन एक और बड़ा चेंज आया जब अलग अलग सोसाइटीज ने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू किया। इस इंटरेक्शन ने ह्यूमन काइंड को यूनिफाई करने का प्रोसेस शुरू किया। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि इस यूनिफिकेशन के पीछे कुछ की फैक्टर्स थे: मनी, एम्पायर्स और रिलीजन। ये तीन चीजें सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाने में मददगार साबित हुई। हरारी ये समझाते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जो पहले अपने छोटे छोटे ट्राइब्स और कल्चर्स में बंधे हुए थे, उन्होंने एक ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करना शुरू किया। जब इंसान हंटर गैदरर सोसाइटीज में रहता था तो उनके इंटरेक्शंस लिमिटेड थे।
एक स्मॉल ग्रुप के साथ ही वो रहते और ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरे ग्रुप्स के साथ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान फार्मिंग कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे, सोसाइटीज़ का साइज बढ़ने लगा और अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे। यहाँ से शुरू होता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। अलग सोसाइटीज़ के बीच में ट्रेड और रिसोर्सेज के एक्सचेंज भी ज़रूरी थे। ये ज़रूरत सोसाइटीज़ के बीच में कल्चरल एक्सचेंज का रीज़न बनी। पहले लोग सिर्फ अपनी स्पेसिफिक रीजन के प्रैक्टिसेस, बिलीव्स और आइडियाज़ फॉलो करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, कल्चर्स और इनोवेशंस स्प्रेड होने लगे। दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के लोग एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने लगे। ये एक्सचेंज लैंग्वेजेस, कस्टम्स, टेक्नोलॉजीज और रिलीजन्स का ग्लोबल स्प्रेड का सोर्स बन गया। मनी का रोल इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट था। हरारी कहते हैं कि मनी ने एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम किया जो सब समझ सकते थे, चाहे उनका कल्चर या लैंग्वेज अलग हो। जब सोसाइटीज ने एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू किया तो एक कॉमन मीडियम की जरूरत पड़ी जिससे वैल्यू को एक्सचेंज किया जा सके। यहाँ मनी का कॉन्सेप्ट आया। मनी के पीछे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट था, ट्रस्ट। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि मनी एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोगों का भरोसा होता है, बिना ये सोचे कि सामने वाला किस कल्चर का है या किस बैकग्राउंड का। इसका एक लॉजिकल रीजन ये था कि मनी एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट का पार्ट बन गई थी। पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। हर चीज का एक्सचेंज डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता था। मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मनी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये सोसाइटीज के अलग ग्रुप्स के बीच एक कॉमन वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने में कामयाब रही। अगर एक इंसान अफ्रीका से और दूसरा यूरोप से है, लेकिन दोनों के बीच ट्रेड करना है, तो मनी एक ऐसा मीडियम था जिससे ये पॉसिबल हो सका। हरारी कहते हैं कि मनी दुनिया के सबसे इंक्लूसिव सिस्टम्स में से एक है, क्योंकि इसमें सबको शामिल किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी रीजन, कल्चर या रिलीजन का हो। मनी के साथ साथ एम्पायर्स का रोल भी इंसानों को यूनिफाई करने में क्रूशियल था। एम्पायर्स ने पॉलिटिकल यूनिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। जब बड़े बड़े एम्पायर्स का विकास हुआ तो उन्होंने अपने अंदर छोटी छोटी सोसाइटीज को इंटीग्रेट करना शुरू किया। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि एम्पायर्स का काम सिर्फ अपना पावर एक्सपेंड करना नहीं था, बल्कि उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को एक सिस्टम के अंदर लाने का काम भी किया। एम्पायर्स के विकास के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल ये था कि ज्यादा जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना पावर का एक प्राइमरी सोर्स था। हरारी ये लॉजिकल ब्रेकडाउन देते हैं कि कैसे एम्पायर्स ने मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का यूज करके अलग अलग रीजन्स को अपने कंट्रोल में किया। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था जिसमें एम्पायर्स अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जरिए लोगों को यूनिफाई करते गए। जैसे जैसे एम्पायर्स बड़े होते गए, वैसे वैसे ज्यादा सोसाइटीज एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आने लगी। एम्पायर्स के थ्रू ह्यूमंस को एक कॉमन लीगल सिस्टम, टैक्सेशन स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क मिला। यह सिस्टम सोसाइटीज को एक कॉमन लॉ के अंडर ले आता था, जिससे यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। इसका एग्जाम्पल आप रोमन एम्पायर में देख सकते हैं, जिसमें यूरोप के बड़े हिस्सों को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफाई किया गया। मनी और एम्पायर्स के साथ एक तीसरा फैक्टर जो सोसाइटीज को यूनिफाई करने में मदद करता है वो है रिलीजन। हरारी कहते हैं कि रिलीजन ने इंसानों को एक इमोशनल और कल्चरल बॉन्ड प्रोवाइड किया। रिलीजियस बिलीव्स ने लोगों को एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दी दुनिया के नेचर और उनके एग्जिस्टेंस के बारे में। रिलीजन के जरिए लोग अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे और अपने जीवन को एक पर्पस के साथ कनेक्ट करते थे। हरारी आर्गू करते हैं कि रिलीजन का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उसने सोसाइटीज के बीच एक मोरल कोड स्टैब्लिश किया। यह मोरल कोड लोगों को गाइड करता था कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। इससे एक शेयर्ड कल्चरल फ्रेमवर्क बन गया जो अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक कॉमन बिलीफ के अंडर ले आया। यह बिलीफ सिस्टम एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता था जो सोसाइटीज को एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करता था। हरारी ये भी समझाते हैं कि रिलीजन एक मिथ पर बेस्ड था जो लोगों को गाइड करता था, चाहे वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे या नहीं। लेकिन इस मिथ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पावरफुल था।
जिससे सोसाइटीज को एक पर्पस और यूनिटी मिलती थी। कैपिटलिज्म का राइज और ग्लोबल ट्रेड का विकास एक लॉजिकल स्टेप था जो यूनिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा बना। हरारी कहते हैं कि जब सोसाइटीज ने अपने रिसोर्सेज को ट्रेड करना शुरू किया तो इससे एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का विकास हुआ। हरारी कहते हैं कि कॉलोनिज्म इस ग्लोबल ट्रेड और कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क का एक पार्ट था। यूरोपियन पावर्स ने अपने रिसोर्सेज और इकोनॉमिक सिस्टम्स को एक्सपेंड करने के लिए कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया, जो उनके लिए रॉ मटेरियल्स और ट्रेड के नए सोर्सेस बन गए। ग्लोबल ट्रेड का राइज इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि मनी, एम्पायर्स और रिलीजन ने एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था। ट्रेड ने कल्चर्स, आइडियाज और इनोवेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे अलग अलग रीजन्स में रिसोर्सेज और गुड्स का एक्सचेंज बढ़ने लगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और नॉलेज का भी एक्सचेंज होने लगा। इसका एग्जाम्पल सिल्क रोड के ट्रेड रूट्स में देखने को मिलता है, जिसमें चीन से यूरोप तक काफी सारी चीजें एक्सचेंज होती थी, जैसे सिल्क, स्पाइसेस और टेक्नोलॉजी। कैपिटलिज्म ने इस ग्लोबल ट्रेड को और आगे बढ़ाया। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैपिटलिज्म का फर्स्ट प्रिंसिपल एक सिंपल लॉजिक पर बेस्ड था, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पे। जब लोगों ने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो इकोनॉमीज का विकास और फास्ट होने लगा। ग्लोबल ट्रेड ने इस प्रोसेस को और एक्सेलरेट किया। एम्पायर्स, ट्रेड और रिलीजन के जरिए अलग अलग रीजन्स के कल्चर्स और आइडियाज दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए। ये स्प्रेड काफी नेचुरली हुआ क्योंकि सोसाइटीज के बीच का इंटरेक्शन बढ़ने लगा। हरारी ये लॉजिकल प्रोग्रेशन समझाते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज का एक नेचुरल रिजल्ट था इनोवेशंस का विकास। जब एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के आइडियाज और प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करती है तो नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज का जन्म होता था। इसका एग्जाम्पल आप प्रिंटिंग प्रेस के विकास में देख सकते हैं, जिसमें चीन का एक इन्वेंशन यूरोप तक पहुंचा और वहां से दुनिया के हर कोने में स्प्रेड हो गया। मनी, एम्पायर्स और रिलीजन ने इंसानों को एक ग्लोबल सोसाइटी के फ्रेमवर्क में ले आए। इन्होंने लोगों के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल यूनिफिकेशन को प्रमोट किया। हरारी कहते हैं कि इन चीज़ों के बिना दुनिया आज जो ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है वो संभव नहीं होती। मनी ने एक कॉमन इकोनॉमिक लैंग्वेज प्रोवाइड की, एम्पायर्स ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी और रिलीजन ने इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन को प्रमोट किया। ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया जिसे हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो इंसानी सोच और दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख दिया। युवल नोआ हरारी ने सेपियंस में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को एक क्रिटिकल मूवमेंट के रूप में डिफाइन किया है, जो सिर्फ नॉलेज के विकास के लिए नहीं बल्कि इंसानों के दुनिया को देखने का नजरिया बदलने के लिए भी जिम्मेदार था। हरारी कहते हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड था, हम सब कुछ नहीं जानते। इस आइडिया ने पुरानी दुनिया के बिलीव्स को चैलेंज किया, जो मोस्टली रिलीजियस और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर बेस्ड थे। साइंस ने दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौरान इंसानों ने ये मानना शुरू किया कि नॉलेज और प्रोग्रेस को हम खुद के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के जरिए बढ़ा सकते हैं। पहले ज्यादातर लोग दुनिया के हर इवेंट और चीज को रिलीजियस या डिवाइन पावर्स के थ्रू समझते थे, लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ इंसानों ने दुनिया के फिनोमेना को लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लोर करना शुरू किया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत 16th सेंचुरी यूरोप में हुई, जब लोगों ने ट्रेडिशनल बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू किया। कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि यूनिवर्स के बारे में हम जो सोचते थे वो गलत भी हो सकता है। हेलियोसेंट्रिक थियरी ने ये इस्टेब्लिश किया कि अर्थ नहीं बल्कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है। ये एक रिवोल्यूशनरी थॉट था जो पूरी दुनिया के बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज कर गया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का जिक्र हरारी करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म का इंटरकनेक्टेड होना। ये तीन चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने में मदद करती हैं। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था।
साइंस ने नई टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी ने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस को प्रमोट किया, जो कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने में मददगार रहा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो मशीन्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ। मशीन्स ने प्रोडक्शन के तरीके को ड्रामेटिकली बदल दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन संभव हुआ। ये गुड्स बेचने के लिए मार्केट्स का विकास हुआ और इस प्रोसेस ने कैपिटलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। हरारी कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन भी साइंस और कैपिटलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट था। जैसे जैसे एक्सप्लोरर्स नए कॉन्टिनेंट्स और लैंड्स को एक्सप्लोर करते गए, वैसा वैसा उन्हें नए रिसोर्सेज और मार्केट्स मिलते गए। ये एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कैपिटलिज्म ने इसे सपोर्ट किया, क्योंकि नए मार्केट्स का मतलब था ज़्यादा प्रॉफिट। इस तरह साइंस और कैपिटलिज्म एक साइकिल की तरह काम करते हैं, जो प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक करते हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने इंसानों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स और खुद के एग्जिस्टेंस को ड्रामेटिकली चेंज किया। हरारी ये समझाते हैं कि पहले इंसान अपने आप को यूनिवर्स के सेंटर में देखता था, लेकिन साइंस ने हमें ये दिखाया कि हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इस मैसिव यूनिवर्स का। जब डिस्कवरीज होने लगी तो इंसानों ने अपने सराउंडिंग्स को साइंटिफिक टूल से स्टडी करना शुरू किया। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स ने हमें ये समझाया कि नेचर के अपने रूल्स हैं जो लॉजिकली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग ने रिलीजियस बिलीव्स को शेक कर दिया, हिला के रख दिया, जो हमेशा से ये कहते आए थे कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन स्पिरिचुअल या डिवाइन होता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने हमें नेचर को कंट्रोल करने का भी पावर दिया। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन के विकास ने इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी। पहले लोग बीमारियों को डिवाइन पनिशमेंट या कर्सेस समझते थे, लेकिन साइंस ने दिखाया कि बीमारियों के पीछे बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, जिनका क्योर भी संभव है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था जो इंसानों को अपने सराउंडिंग्स के बारे में कंट्रोल और नॉलेज का सेंस देता था। इससे सोसाइटीज में रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच को प्रमोट किया गया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के कुछ मेजर एडवांसमेंट्स ने सोसाइटीज पर डायरेक्टली असर डाला। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है आइजैक न्यूटन का वर्क। न्यूटन की लॉज ऑफ मोशंस और थियरी ऑफ ग्रेविटेशन ने सिर्फ साइंस को ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को भी रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। न्यूटन के लॉज ने हमें दुनिया को समझने का एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिया, जो मॉडर्न फिजिक्स के फाउंडेशन का काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल है चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने यह बताया कि ह्यूमंस एक प्रोसेस के जरिए इवॉल्व हुए हैं और हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। डार्विन की थियरी ने सोसाइटीज में एक मोरल और रिलीजियस डिबेट को जन्म दिया, क्योंकि इस थियरी ने ट्रेडिशनल बिलीव्स को चैलेंज किया था। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में इस थियरी ने बायोलॉजी और जेनेटिक्स का डेवलपमेंट को एक्सीलरेट किया। हरारी कहते हैं कि साइंस का एक बड़ा रोल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को चेंज करने में भी था। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, वैसे वैसे पावरफुल नेशंस और एम्पायर्स ने अपने रिसोर्सेज को नए तरीके से मैनेज करना शुरू किया। मॉडर्न वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के विकास ने दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस को और स्ट्रॉन्ग किया। हरारी एक कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव भी ऑफर करते हैं कि साइंस एक नए रिलीजन की तरह है। पहले इंसान रिलीजन के थ्रू अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढता था। हम कहाँ से आए हैं, हमारा पर्पस क्या है और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन साइंस ने ये रोल ग्रेजुअली टेक ओवर कर लिया। हरारी कहते हैं कि साइंस के प्रिंसिपल्स और थियरीज एक नए फेथ सिस्टम की तरह बन गए हैं, जिसमें लोग उसी तरह बिलीव करते हैं जैसे पहले रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में करते थे। साइंस ने एक नए मोरल फ्रेमवर्क को जन्म दिया जो एम्पिरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। हरारी कहते हैं कि जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने सोसाइटीज को सेंचुरीज तक गाइड किया, वैसे ही आज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस सोसाइटीज को डायरेक्शन देते हैं। यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आज के वर्ल्ड में अथॉरिटी और ट्रस्ट के नए सेंटर्स बन गए हैं। हरारी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि साइंस का अपील ये है कि ये हमेशा प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट का प्रॉमिस करता है।
रिलीजन जहाँ एक स्पिरिचुअल गोल के लिए फोकस करता था, वहीं साइंस हमेशा ह्यूमन बेटरमेंट और दुनिया को और अच्छा बनाने के प्रॉमिसेस देती है। इस तरह साइंस आज के ज़माने का एक प्रैक्टिकल रिलीजन बन गई है, जिसमें हम नेचुरल लॉज और डिस्कवरीज पर फेथ रखते हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक डीप शिफ्ट को जन्म दिया। इसने पुराने बिलीव्स को चैलेंज किया और नए प्रिंसिपल्स और आइडियाज को प्रमोट किया, जो हमेशा लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड थे। हरारी कहते हैं कि साइंस ने सिर्फ दुनिया को समझने का एक नया मेथड नहीं दिया, बल्कि इंसानों को अपनी दुनिया पर कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग का एक नया सेंस दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ कैपिटलिज्म के साथ लिंक हुआ और इन्होंने मिलकर सोसाइटीज के इवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक किया। आज हमारी दुनिया को देखकर हम समझ सकते हैं कि साइंस एक नए रिलीजन के रूप में उभरा है, जिसमें प्रोग्रेस और ह्यूमन बेटरमेंट का प्रॉमिस है और जो हमें एक नए मोरल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। कैपिटलिज्म आज के ज़माने की एक ऐसी सिस्टम है जो हर जगह छा गई है। हरारी अपनी किताब सेपियंस में कैपिटलिज्म को सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं, बल्कि एक पावरफुल फोर्स के रूप में देखते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी को डीपली शेप करता है। कैपिटलिज्म का सीधा मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथ में होता है, जहां प्रॉफिट मेकिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है। कैपिटलिज्म के आने से ह्यूमन सोसाइटीज में एक नया फोकस आया, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का। पहले सोसाइटीज के लिए प्रायोरिटी सर्वाइवल थी, लेकिन कैपिटलिज्म ने इंसानों के जीने का तरीके को बदल दिया। अब प्रायोरिटी सिर्फ बेसिक नीड्स को फुलफिल करना नहीं, बल्कि लगातार एक्सपेंशन और वेल्थ एक्यूमुलेशन थी। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है कंपटीशन। जो कंपनीज ज्यादा इनोवेटिव और एफिशिएंट होती हैं, वो मार्केट में सक्सेसफुल होती हैं। इस प्रोसेस ने इंसानों के प्रायोरिटीज को भी शिफ्ट किया। जहां पहले सर्वाइवल और बेसिक नीड्स इंपॉर्टेंट थे, अब लोगों का फोकस वेल्थ, मटेरियल गुड्स और ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन पर है। हरारी कहते हैं कि यह शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमीज को नहीं, बल्कि ह्यूमन सोसाइटीज के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, फ्रॉम हाउ वी लिव टू हाउ वी थिंक। अगर बेसिक प्रिंसिपल के तौर पर देखा जाए तो कैपिटलिज्म का आइडिया सिंपल है, सप्लाई और डिमांड के बैलेंस से मार्केट चलती है। हरारी समझाते हैं कि ये प्रिंसिपल इंसानी ग्रीड और डिजायर के ऊपर बेस्ड है। लोग हमेशा अपने नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ नया चाहते हैं और मार्केट उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व करती है। यही कैपिटलिज्म की फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है, यानी एंडलेस कंजम्पशन। हरारी ये आर्गू करते हैं कि कैपिटलिज्म के कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ह्यूमन हिस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट ले आया। पहले इंसान एक फाइनाइट वर्ल्ड में रहते थे, लिमिटेड रिसोर्सेस और फाइनाइट वेल्थ के साथ, लेकिन कैपिटलिज्म के आने के बाद ये आइडिया बदल गया। अब ह्यूमन सोसाइटीज में इन्फिनिट ग्रोथ का एक नया मंत्र है, जो हमेशा ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करता है। ये एक नई आइडियोलॉजी है जिसमें सोसाइटीज और इकोनॉमीज ग्रोथ के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। हरारी कहते हैं कि ये सोच इंसानों के जीवन के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है। कैसे हम अपना काम देखते हैं, कैसे हम अपने जीवन के गोल्स सेट करते हैं और कैसे हम अपनी दुनिया को समझते हैं। हर इंसान का काम है कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक मशीन में, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा हो या कंजम्पशन। इस कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के प्रेशर ने ह्यूमन प्रायोरिटीज को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। अब लोग अचीवमेंट्स और मटेरियल सक्सेस को हैप्पीनेस का मेजर समझते हैं। हरारी इस फेनोमेनन को कंज्यूमरिज्म के साथ लिंक करते हैं। हरारी कंज्यूमरिज्म को कैपिटलिज्म का इनएविटेबल रिजल्ट कहते हैं। कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि सोसाइटीज इस आइडिया पर बेस्ड हैं कि लोग कांस्टेंट कंजम्पशन करते रहें। कंपनीज नई चीजें बनाती हैं और कंज्यूमर्स उन्हें खरीदते हैं, जिससे मार्केट इकोनॉमी ग्रो करती है। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में हमें कंज्यूम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए कंपनीज हमारे डिजायर्स को मैनिपुलेट करती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी खुशी का रास्ता ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने से होकर गुजरता है। सिंपल एग्जांपल के रूप में आप मोबाइल फोन को देख सकते हैं। कंपनीज हर साल नए मॉडल्स लॉन्च करती है और हमें लगता है कि हमारे पास लेटेस्ट फोन होना चाहिए, चाहे पुराना फोन परफेक्टली काम कर रहा हो।
ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो मार्केट रुक जाएगी। हरारी कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म ने हमारे हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को भी रिडिफाइन कर दिया है। आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा पोजेशंस और वेल्थ को खुशी के साथ डायरेक्टली लिंक किया जाता है, लेकिन स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि मटेरियल वेल्थ और रियल हैप्पीनेस के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। कंज्यूमरिज्म का एक और एस्पेक्ट हरारी हाईलाइट करते हैं, ह्यूमन डिजायर्स का एक्सप्लॉयटेशन। कंपनीज और बिजनेसेस कंज्यूमर्स के डिजायर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें नए और बेहतरीन प्रोडक्ट्स चाहिए, चाहे उनकी रियल ज़रूरत हो या ना हो। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है कि लोगों को खरीदने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। ये कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का प्रेशर सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं बल्कि इन्वायरमेंट और ग्लोबल रिसोर्सेज पर भी असर डालता है। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन का साइकिल कभी रुकता नहीं। हरारी कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट मॉडल का एक मेजर ड्रॉबैक है। एंडलेस ग्रोथ का गोल सस्टेनेबल नहीं है और ये दुनिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसरप्ट करता है। हरारी अपने एनालिसिस में ये पॉइंट करते हैं कि कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म का असर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादा वेल्थ और पोजीशंस का प्रॉमिस हमेशा फुलफिल नहीं होता। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच कोरिलेशन वीक हो जाता है। हरारी कहते हैं कि इंसान के लिए रियल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का सोर्स एक्सटर्नल मटेरियल सक्सेस नहीं बल्कि इंटरनल साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल एनालॉजी ली जा सकती है, हेडोनिक ट्रेडमिल। इस एनालॉजी में कहा जाता है कि जैसे ही एक इंसान अपनी एक डिजायर को फुलफिल करता है, उसकी खुशी टेम्पोरेरीली बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए एक नई डिजायर डेवलप करता है। इस तरह इंसान एक कांस्टेंट साइकिल में फंसे रहते हैं जहां वो अपनी खुशी को चेस करते हैं लेकिन कभी परमानेंटली अटेन नहीं करते। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म का ये मॉडल इंसान को एक एंडलेस साइकिल में डाल देता है जहां सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस एक मूविंग टारगेट बन जाता है। कैपिटलिज्म ने दुनिया को मॉडर्नाइज किया, इनोवेशन को फ्यूल किया और सोसाइटीज को बदल दिया, लेकिन इसके साथ कंज्यूमरिज्म ने इंसानों के हैप्पीनेस के परसेप्शन को डीपली इम्पैक्ट किया है। हरारी कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म ने इंसानों को लगातार कंजम्पशन का स्लेव बना दिया है और इंसानों के लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को अंडरमाइन किया है। कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट्स ने ह्यूमन प्रायोरिटीज को मटेरियल वेल्थ और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन हरारी ये वार्न करते हैं कि ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है और इसके साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना भी जरूरी है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी टर्निंग पॉइंट थी जिसने ह्यूमन सोसाइटी को डीपली ट्रांसफॉर्म कर दिया। हरारी अपनी किताब सेपियंस में ये आर्गू करते हैं कि ये रिवॉल्यूशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं था बल्कि एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें इंसानों के जीने का तरीका, काम करने के मेथड्स और सोसाइटीज के स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया। पहले लोग मैनुअल लेबर और एग्रेरियन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद मशीन्स, फैक्ट्रीज और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को रिडिफाइन कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 18th सेंचुरी की ब्रिटेन में हुई। इस पीरियड में मशीन का विकास हुआ जिन्होंने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया। स्टीम इंजन्स, टेक्सटाइल मिल्स और कोल माइनिंग जैसे एडवांसमेंट्स ने प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में एक ड्रामेटिक शिफ्ट ले आई। यहाँ से मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट निकला। गुड्स को बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, कम टाइम में प्रोड्यूस करना और कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना। पहले जो काम लोग हाथों से करते थे वो अब मशीन्स कर रही थी और इसने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया दौर शुरू किया। इस रिवॉल्यूशन के साथ ही अर्बनाइजेशन भी आया। पहले लोग रूरल एरियाज में रहते थे और खेती से जुड़े काम करते थे, लेकिन अब लोग सिटीज की ओर बढ़ने लगे जहां फैक्ट्रीज में नौकरियां मिल रही थी। ये एक माइग्रेशन का दौर था जहां रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगा। इंसानों के जीने का तरीका ड्रामेटिकली बदल गया। हरारी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सिर्फ
प्रोडक्शन को नहीं बल्कि ह्यूमन लेबर और काम के कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली चेंज किया। पहले लोगों का काम काफ़ी मैनुअल होता था और वो अपने ही हिसाब से काम करते थे, खेती करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे और अपने डेली नीड्स को फुलफिल करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद वर्क का कॉन्सेप्ट मैकेनाइज्ड हो गया। अब फैक्ट्रीज में काम होने लगा जहां मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया और लोग टाइम्ड शिफ्ट में काम करने लगे। यह शिफ्ट इंसानों के लिए एक साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट लेकर आया। अब लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे थे बल्कि वो एक लार्जर सिस्टम के पार्ट बन गए थे जहां प्रोडक्शन का एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता था। इस सिस्टम में इंसान का रोल एक कॉग इन द मशीन बन गया और ये रिवॉल्यूशन इंसानों के जीवन में एक रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी ले आई। हरारी कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्निटी का फाउंडेशन बना। मॉडर्निटी का मतलब ही ये था कि ह्यूमन लाइव्स अब लार्ज स्केल सिस्टम्स और इंडस्ट्रीज के अंडर चलने लगी थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा असर था एलिनेशन, यानी लोग अपने काम से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगे क्योंकि वो जो काम कर रहे थे उसका एंड प्रोडक्ट उनसे दूर हो गया। पहले एक क्राफ्ट्समैन अपना प्रोडक्ट खुद बनाता और बेचता था, लेकिन अब वो एक लार्जर मशीन का एक पार्ट बन गया जहां उसके काम का फाइनल रिजल्ट उसके लिए पर्सनल नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज को नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी डीपली अफेक्ट किया। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि इस रिवॉल्यूशन ने नेचुरल रिसोर्सेज का अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। कोयल, ऑयल और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज का मास एक्सट्रैक्शन शुरू हो गया जिससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इससे पहले की इकोनॉमीज का डिपेंडेंस लार्जली रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर था जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फॉसिल फ्यूल्स पर हैवी रिलायंस को जन्म दिया जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लगा। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस की इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल का नेचर ही ऐसा है जिसमें वो कंज्यूम करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और एनवायरनमेंट को रीशेप करते हैं। मशीन्स और फैक्ट्रीज के थ्रू हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लगातार बदल रहे हैं, लेकिन इस रीशेपिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एयर पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन ने प्लेनेट को डिग्रेड कर दिया है। ये इंडस्ट्रियल मॉडल सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन गया है। हरारी ये पॉइंट करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ह्यूमन सोसाइटीज ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रीशेपिंग का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन इस रीशेपिंग का प्रोसेस एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग ट्रैप बन गया। ह्यूमंस मशीन्स के जरिए अपने आसपास की दुनिया को लगातार मैनिपुलेट करते रहते हैं, फैक्ट्रीज, सिटीज, रोड्स और ब्रिजेस बनाकर, लेकिन इस प्रोसेस में ह्यूमंस अपने नेचर से दूर होते गए। मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज अपने एनवायरनमेंट का कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल अब इंसानों के ऊपर हैवी बर्डन बन गया है। इस रीशेपिंग का एक और एस्पेक्ट हरारी हाईलाइट करते हैं कि हम सिर्फ अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि अपने आप को भी रीशेप कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ह्यूमन लाइफ्स ज्यादा मैकेनिकल हो गई हैं। मशीन्स, स्केड्यूल्स और मास प्रोडक्शन के अंडर लोग अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और फ्री स्पिरिटेड नेचर से दूर हो गए हैं। ह्यूमन लाइव्स अब लार्जली स्ट्रक्चर्ड और मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ह्यूमन सोसाइटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया। हरारी कहते हैं कि ये रिवॉल्यूशन ने ह्यूमन वर्क, प्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल्स को फंडामेंटली चेंज कर दिया। मशीन्स ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस किया और ह्यूमन सोसाइटीज को स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल सिस्टम्स में डाल दिया। ये रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ ह्यूमन वर्क को रिशेप किया बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पर भी डीप इम्पैक्ट्स छोड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अब हमारे आसपास की दुनिया को और खुद ह्यूमंस को भी कॉन्टिन्यूअसली रिशेप कर रहा है। हरारी ये वार्न करते हैं कि ये रिशेपिंग प्रोसेस शॉर्ट टर्म में ह्यूमन प्रोग्रेस का सिंबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस का कॉज बन रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मॉडर्निटी का फाउंडेशन बनाया, लेकिन इस रिवॉल्यूशन का डीपर इम्पैक्ट ह्यूमन वेलबीइंग और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क खड़े करता है। युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस के अंत में एक बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन रेज करते हैं।
ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा? क्या होमो सेपियंस, जो अब तक के इवोल्यूशन के विनर्स रहे हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही डोमिनेट करेंगे, या फिर हम खुद को एक नए इवोल्यूशनरी स्टेज में डालने वाले हैं? हरारी कहते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज का फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स के हैंड्स में है, और ये टेक्नोलॉजीज हमें अपने इवोल्यूशन को कंट्रोल करने का अनप्रेसिडेंटेड पावर देती हैं। पर इसके साथ ही कुछ बहुत सिग्निफिकेंट इथिकल चैलेंजेस भी उठते हैं। हरारी कहते हैं कि होमो सेपियंस अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां वो सिर्फ नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं हो रहे। पहले इवोल्यूशन स्लो था और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता था। जो स्पीसीज एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर पाती थी वही सर्वाइव करती थी। लेकिन अब इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी इवोल्यूशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। हम अपने बायोलॉजिकल लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में हम एक ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं जहां होमो सेपियंस का एक न्यू स्पीसीज में बदलने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग और साइबर टेक्नोलॉजीज के थ्रू हो सकता है। ह्यूमंस अब अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने बॉडीज में मैकेनिकल पार्ट्स डाल सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंस को मशीन के साथ मर्ज कर सकते हैं। ये चेंजेस सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि एक न्यू स्पीसीज के जन्म का रीजन बन सकता है, जो शायद आज के होमो सेपियंस से काफी अलग हो। बायोटेक्नोलॉजी का विकास आज के समय में ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे एक्साइटिंग और कंट्रोवर्शियल पॉसिबिलिटीज में से एक है। हरारी कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम अपने फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में हम अपनी हाइट, इंटेलिजेंस, मेमोरी और फिजिकल स्ट्रेंथ को जेनेटिकली इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन ये जेनेटिक इन्हेंसमेंट के साथ इथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। क्या ये सभी के लिए एक्सेसिबल होगा या सिर्फ कुछ एलीट ग्रुप के लिए? अगर सिर्फ रिच लोग अपने जीन्स को इन्हेंस कर पाएंगे तो क्या एक जेनेटिक डिवाइड बन जाएगा जिसमें कुछ लोग बायोलॉजिकली सुपीरियर हो जाएंगे? हरारी का दूसरा मेजर फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन के जरिए रेप्लिकेट किया जा सकता है। हरारी कहते हैं कि एआई सिर्फ ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट नहीं करेगा, बल्कि एआई और ह्यूमंस के बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाएगी। एआई के एडवांसमेंट्स के साथ ह्यूमन माइंड्स और मशीन्स का इंटीग्रेशन होने लगेगा। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां ह्यूमंस अपने बायोलॉजिकल ब्रेन्स को एक्सटेंड करके एक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिससे साइबॉर्ग्स के रूप में एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है। हरारी ये पॉइंट करते हैं कि अब तक इवोल्यूशन एक स्लो और नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन अब हम अपने हाथों से अपना इवोल्यूशन एक्सेलरेट कर रहे हैं। इंसान अब बायोलॉजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैकेनिकल और डिजिटल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना और जीन्स को री इंजीनियर करना हमारी फ्यूचर स्पीसीज का कोर बन सकता है। लेकिन इस इवोल्यूशनरी लीप का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, इक्वालिटी और जस्टिस का मुद्दा। अगर कुछ ही लोग के पास बायोटेक्नोलॉजी और एआई का एक्सेस होगा तो ये एक बायोलॉजिकल एलीट और एक नॉर्मल ह्यूमन के बीच डिवाइड क्रिएट करेगी। यानी एक जेनेटिकली इनहेंस्ड एलीट क्लास और एक नॉर्मल होमो सेपियंस के बीच एक स्टार्क डिफरेंस होगा। हरारी ये वार्न करते हैं कि ये डिवाइड सोशल इनइक्वालिटी को और भी डीपेन कर सकता है, जिससे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन और बढ़ने का खतरा है। जब इंसान अपने इवोल्यूशन को कंट्रोल करना शुरू करता है तो कुछ सीरियस इथिकल क्वेश्चंस खड़े होते हैं। हरारी कहते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमें अपनी बायोलॉजिकल नेचर से दूर ले जा रहा है। क्या हमें नेचर के नेचुरल प्रोसेसेस को बाईपास करके अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए? क्या हमें अपनी ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंस या ज्यादा पावरफुल होने के लिए? और अगर हम अपने बॉडीज और माइंड्स को मशीन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हम फिर भी ह्यूमन कहलाएंगे? हरारी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल का। जब हम बायोटेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह भी सोचना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजीज किस हाथ में होनी चाहिए। क्या सही है कि गवर्नमेंट्स या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करें? अगर एआई या जेनेटिक इंजीनियरिंग का गलत इस्तेमाल किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमैनिटी के लिए कैटेस्ट्रॉफिक हो सकते हैं।
इसलिए हरारी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल कौन निभाएगा और किस लिमिट तक हमें इन टेक्नोलॉजीज को अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहिए। हरारी कहते हैं कि जब इंसान अपने इवोल्यूशन को कंट्रोल करता है तो वो अपने आप को एक नई स्पीसीज बनाने की पावर पा लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी शामिल होता है, ह्यूमैनिटी की असली मीनिंग क्या है। अगर हम अपने बायोलॉजिकल नेचर को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हम अपनी ह्यूमन इसेंस को खो देंगे? क्या मशीन के साथ इंटीग्रेट होने के बाद भी हम ह्यूमंस ही रहेंगे या फिर हम पोस्ट ह्यूमंस बन जाएंगे? ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर सिंपल नहीं है। हरारी का पर्सपेक्टिव ये है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अब लार्जली इंसानों के हाथ में है। हम जिस डायरेक्शन में अपने आप को ले जा रहे हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड पाथ है, जहां हम अपनी बायोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को मशीन के साथ मर्ज करके एक नई रियलिटी बना रहे हैं। हरारी कहते हैं कि होमो सेपियंस का फ्यूचर सिर्फ इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि इंसानों के हाथों का डिसीजन होगा। बायोटेक्नोलॉजी और एआई के एडवांसमेंट्स इंसानों को अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड ले जा सकते हैं और हम एक नई स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इथिकल चैलेंजेस, सोशल डिवाइड और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी लेकर आता है। हरारी का मैसेज सिंपल है, फ्यूचर में हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो लार्जली हमारे चॉइसेस और डिसीजंस पर डिपेंडेंट होगा। युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में सिर्फ हिस्ट्री और ह्यूमन इवोल्यूशन को नहीं समझाते, बल्कि इंसान के जीवन के डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को भी टच करते हैं, हैप्पीनेस, पर्पस और मीनिंग। हरारी ये सवाल उठाते हैं कि जितना प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमैनिटी ने अचीव किया है, क्या उसे हम सच में ज्यादा खुश हो गए हैं? क्या हम आज के मॉडर्न दौर में उन एंशिएंट ह्यूमन से ज्यादा सेटिस्फाइड और पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं जो हजारों साल पहले जंगल में शिकार करते और एक सिंपल जीवन जीते थे? हरारी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, क्या आज का इंसान पुराने समय के इंसान से ज्यादा खुश है? आज के मॉडर्न ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, लग्जरी और कंफर्ट्स हैं जो हजारों साल पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था। पर ये सब के होने के बावजूद हरारी कहते हैं कि हैप्पीनेस का लेवल शायद उतना बढ़ा नहीं जितना हम समझते हैं। हरारी के नजरिए से देखा जाए तो हैप्पीनेस का कनेक्शन सिर्फ मटेरियल पोजीशन, प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होता। भले ही मॉडर्न ह्यूमंस के पास मशीन्स हैं जो काम आसान करती हैं, मेडिसिन्स हैं जो बीमारियों को रोक लेती है और कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने आप को लोनली, स्ट्रेस्ड और डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए हरारी कहते हैं कि आज का इंसान शायद पुराने जमाने के हंटर गैदरर से ज्यादा खुश नहीं है। उन एंशिएंट ह्यूमंस का जीवन फिजिकली चैलेंजिंग था, पर वो अपनी कम्युनिटी के साथ डीपली कनेक्टेड थे और उन्हें अपने सर्वाइवल में एक डायरेक्ट पर्पस दिखाई देता था। हरारी ये भी आर्गू करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस को अपनी एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में भी हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज का इंसान कॉन्स्टेंटली ज्यादा चाह रहा है, ज्यादा पैसे, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कन्वीनियंस, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती तो डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ पुराने समय के लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड एम्बिशंस थी, जिससे वो अपने जीवन में रिलेटिव सेटिस्फैक्शन पाते थे। हरारी कहते हैं कि हैप्पीनेस से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है मीनिंग और पर्पस का। इंसान अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है और हर समय का इंसान अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एंशिएंट ह्यूमंस के लिए लाइफ का पर्पस सिंपल था, सर्वाइवल और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस के पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल्स और रिसोर्सेस होने के बावजूद वो अक्सर अपनी लाइफ का पर्पस खो देते हैं। हरारी कहते हैं कि पुराने समय में रिलीजन और माइथोलॉजी लोगों को मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड करते थे। भले ही वो स्टोरीज साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव देती थी जो इंसान को उसके जीवन का एक डायरेक्शन दिखाता था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी ने रिलीजन की जगह ले ली है, लेकिन ये हमेशा मीनिंग और पर्पस नहीं प्रोवाइड करते। साइंस हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन ये नहीं बताता कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्या बनाना चाहिए। हरारी कहते हैं कि आज के इंसान को अपने मीनिंग और पर्पस को सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करना पड़ता है। मॉडर्न सोसाइटीज में
हमारी बिलीफ्स और वैल्यूज का मिक्स बन गया है। कुछ लोग रिलीजन में मीनिंग ढूंढते हैं, कुछ नेशनलिज्म में, कुछ कैरियर में और कुछ पर्सनल हैप्पीनेस में। लेकिन एक यूनिवर्सल सेंस ऑफ पर्पस का अब्सेंस अक्सर मॉडर्न ह्यूमंस को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देता है। आज का इंसान अक्सर कंफ्यूज होता है कि उसकी लाइफ का असली मीनिंग क्या है। हरारी का एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि मॉडर्न इंसान का हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है। आज के टाइम में हम अक्सर अपनी खुशी को एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एक अच्छी जॉब, एक बड़ा घर, एक परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हरारी कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस शायद इंटरनल चीजों में होती है, लाइक कंटेंटमेंट, इनर पीस और इमोशनल वेलबीइंग। पुराने समय के लोगों के पास इतनी मटेरियल चीजें नहीं थी, पर उनके पास अपने साथ और अपने कम्युनिटी के साथ एक डीप कनेक्शन था। मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज में स्पेशली कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के राइज के बाद लोग अक्सर अपनी खुशी को मटेरियल पोजेशंस में ढूंढते हैं। लेकिन हरारी कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू हरारी मटेरियल ग्रोथ और एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं आती, ये मेंटल स्टेट और सेल्फ अवेयरनेस के साथ ज्यादा रिलेटेड होती है। हरारी अपनी किताब में ये सवाल खड़ा करते हैं कि हैप्पीनेस और मीनिंग का असली सोर्स क्या है। भले ही हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अचीव की हो, लेकिन आज भी इंसान को अपनी लाइफ के पर्पस और खुशी को समझने में मुश्किल होती है। हरारी के नजरिए से देखा जाए तो शायद सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी और सेल्फ अवेयरनेस वो चाबियां हैं जो हमें सही हैप्पीनेस और मीनिंग तक ले जा सकती हैं, चाहे हम कितना भी प्रोग्रेस कर लें। अब हम सेपियंस की जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हमने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा। इस किताब ने हमें ह्यूमन इवोल्यूशन, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशंस और ह्यूमन नेचर के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने का एक डीप इंसाइट दिया है। युवल नोआ हरारी ने हर स्टेज पर हमें ये दिखाया कि कैसे हम होमो सेपियंस, एक सिंपल स्पीशीज से लेकर आज की एडवांस्ड सिविलाइजेशन तक आए हैं। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के बारे में जाना। लैंग्वेज, इमेजिनेशन और कोऑपरेशन जैसे यूनिक एबिलिटीज ने ह्यूमंस को एक इवोल्यूशनरी एज दिया, जिस वजह से हमने बाकी स्पीशीज पर कब्जा जमा लिया। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के थ्रू हमने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और कल्चर्स डेवलप किए, जिसमें आइडियाज और इमेजिनेशन का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा था। फिर हमने देखा कैसे एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन ने ह्यूमन सोसाइटीज को फंडामेंटली बदल दिया। पहले इंसान हंटर गैदरर थे जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जीते थे, पर खेती करने से इंसान एक जगह सेटल हो गया और ये सेटलमेंट के साथ साथ सोशल हायरार्कीज, डिजीजेज और लैंड के बंधन शुरू हुए। हरारी ने इसे ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट फ्रॉड कहा, क्योंकि इंसानों के जीवन शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो गया। फिर बात आई यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड की। एम्पायर्स, रिलीजन और मनी ने अलग अलग सोसाइटीज को एक कॉमन फ्रेमवर्क में जोड़ना शुरू किया। इन चीजों ने ह्यूमन सिविलाइजेशंस को यूनिफाई किया, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो या कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। ये ग्लोबल सिस्टम्स के राइज के साथ ही मॉडर्न कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म और ग्लोबल ट्रेड ने अपना आकार लिया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने हमें समझाया कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म का एक इंटरकनेक्टेड वेब ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हरारी कहते हैं कि साइंस आज के टाइम की एक न्यू रिलीजन बन चुका है। हमने इस रिवॉल्यूशन के थ्रू अपने यूनिवर्स, नेचर और खुद को भी डीपली समझना शुरू किया। फिर हमने कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म को समझा। कैपिटलिज्म ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सोसाइटी का मेन ड्राइवर बना दिया, लेकिन हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म के साथ एक कल्चरल शिफ्ट भी आई, जहां इंसान कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ और कंज्यूमरिज्म के साइकिल में फंस गया। इंसान अपने खुशी और मीनिंग को मटेरियल सक्सेस से जोड़ने लगा, जो एक एंडलेस साइकिल बन गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंसानों ने मशीन्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को ड्रेस्टिकली बदल दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्क पैटर्न्स, लाइफस्टाइल्स और प्रोडक्शन को रीडिफाइन किया, पर इसके साथ ही एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पर भी एक हैवी इम्पैक्ट आया, जिसमें इंसान अपनी दुनिया को रीशेप करता गया। हरारी का मेन मैसेज ये है कि ह्यूमन हिस्ट्री एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कई चीजें इंटरकनेक्टेड हैं।
बायोलॉजी, कल्चर, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमीज। हमने हर रिवॉल्यूशन के साथ अपने जीवन में प्रोग्रेस तो किया है, पर ये प्रोग्रेस अपनी जगह चैलेंजेस भी लेकर आया है, बी इट इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डैमेज और इवन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस अबाउट हैप्पीनेस एंड पर्पस। हरारी ये कहते हैं कि हमें हिस्ट्री को एक लेंस के थ्रू देखना चाहिए, जिससे हम प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ सकें। हिस्ट्री के पैटर्न्स को समझने से हम अपने आने वाले चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज होमो सेपियंस हमें अपनी रोल को एक्टिवली रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन शेपिंग द फ्यूचर। बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे एडवांसमेंट्स ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट स्टेप्स को डिफाइन करेंगे, और हमें सोचना होगा कि हम कैसे इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में अपना इथिकल और पर्पसफुल रोल निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।